हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर पीरियोडिक टेबल में बात की थी अबाउट किसके बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में। ठीक है, हमने 3-4 टाइप की जो आपकी रेडियस है वो सब कवर कर ली थी। ठीक है ना, कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, और लास्ट में हमने पढ़ा था आपके आयोनिक रेडियस के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो आपको एक्सेप्शंस मिलते हैं वो भी सब मैंने यहाँ पे आपको कवर करवा दिए थे। ठीक है, लास्ट में हमने आयोनिक रेडियस के बारे में पढ़ा था केटायन और एनायन के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था रेडियस किसके लिए, आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। ठीक है ना, तो उसी के लिए मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है ना, आपको वीडियो को पॉज करना है और इनको ट्राई करना है। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए फिर मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। ओके, पॉज किया। ओके, देखिए मैंने आपको बताया था अगर हम सेम स्पीसीज लेंगे तो आपके एनायन की साइज क्या होती है, सबसे बड़ी। ठीक है ना, आई माइनस की साइज सबसे बड़ी होगी, उसके बाद आपकी न्यूट्रल, और उसके बाद आएगी आपकी आई प्लस की साइज। क्लियर है। सेकंड देखिए, यहाँ पे भी आपके एच माइनस की साइज सबसे बड़ी, देन एच न्यूट्रल, और सबसे छोटी होगी आपके एच प्लस की। कैटायन की साइज क्या होती है, सबसे कम। ठीक है, एनायन की साइज होगी सबसे अधिक। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें हम, सेम आपका एलिमेंट है और सभी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव ज़्यादा इंक्रीज होता है तो साइज क्या होगी, ज़्यादा। जेड इफेक्टिव ज़्यादा इंक्रीज हुआ, साइज क्या होगी, ज़्यादा डिक्रीज होगी। ठीक है ना, तो F3+ की साइज सबसे छोटी होगी। ठीक है, Fe की साइज क्या होगी, सबसे अधिक। इसके बाद Fe2+ और सबसे छोटी होगी आपके Fe3+ की साइज। ठीक है, फोर्थ में आपके देखोगे तो क्लोरीन Cl- एनायन की साइज सबसे बड़ी, फिर आपके न्यूट्रल, और देन आपके Cl+ की साइज। ठीक है, फिफ्थ में भी आपके एनायन की साइज क्या होगी, सबसे बड़ी। ठीक है, फिर आपके न्यूट्रल, और देन आफ्टर आपके N+ की साइज। ठीक है, यहाँ पे ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4- है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। F में 9 होते हैं, 1-। ठीक है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2- मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए मैंने आपको बताया कि साइज जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किस पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो C4- इसकी साइज सबसे बड़ी होगी, उसके बाद आपका O2- और उसके बाद आपका F-। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर रहेगा जो आपको ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। फिर हम अपनी सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं अपनी सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्लासिफिकेशन करवाया था। ठीक है ना, उसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी आती है, ठीक है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, आपके एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी में या फिर मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, बताइए। एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है ना, आपकी रेडियस आती थी मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, क्योंकि हम एक एटम से रेडियस को डिफाइन नहीं कर सकते थे। हमें अगर रेडियस को डिफाइन करना है तो एक मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, वो हमने देखा भी था। ठीक है, अब है आपकी सेकंड टर्म, दैट इज जो सेकंड आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, IE। ठीक है, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है उसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहले तो हम इसे एक एटम के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। ये आपका न्यूक्लियस है, आपका एटम है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इससे r डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। अगर हम देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसका मतलब इनके दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स, अगर हम यहाँ पे फिजिक्स को अप्लाई करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो चार्ज आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो चार्ज स्पीसीज के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा फिजिक्स में अभी तक, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा यूज अपने आने वाला नहीं है। फॉर्मूला देख लो आप, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्ज के बीच में, ठीक है। कि यहाँ पे आपका कांस्टेंट होता है, आर होती है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, Q1 होता है फर्स्ट वन चार्ज और Q2 होता है सेकंड चार्ज। जो आपका Q1 है, ठीक है ना, जैसे आपको मान लो हाइड्रोजन है तो उस पर चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। हीलियम होगा तो उसके ऊपर चार्ज होगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। लिथियम होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज सेम ही है -1, ठीक है, दैट इज E, ठीक है। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क कर रहा है, ठीक है ना, और इसमें कोई अपना रिलेवेंट कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि ये जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? आयन में कन्वर्ट करना है। आयन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालना है अपने को, ठीक है। मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बताया था कि जब आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है एटम से, मतलब उसको इन्फानाइट पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो एनर्जी दी जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे हम, एक साथ 5-10 इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेंगे, केवल एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये चीज़ें जो ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और ये होती है, हम निकालते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। कौन से एटम के लिए? गैसियस एटम के लिए, ठीक है ना। मतलब ये जो आपका M है, ठीक है, M गैस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच से। ये डेल्टा एच होती है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्लियर है? डेल्टा एच को हम हीट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। डेल्टा एच को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। अगर आप देखोगे डेल्टा एच का सिग्निफिकेंस, तो डेल्टा एच होता है आपका हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन मतलब किसी भी रिएक्शन में हीट या तो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, ठीक है ना। उसका साइन होता है डेल्टा एच। ये दो टाइप का होता है आपका, कि मतलब डेल्टा एच अगर आपका ग्रेटर देन 0 है या फिर डेल्टा एच लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब इसमें हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, या फिर हम कहें तो एनर्जी जो होती है एब्जॉर्ब होती है। मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन अगर करवानी है तो, ठीक है। डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो इन्हें हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे हीट जो होती है या एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है ना। ये दो टाइप की रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम क्या कह सकते हैं? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम फ्रॉम एन isolated gaseous atom, isolated
isolated gaseous atom from its outermost shell। इलेक्ट्रॉन को बाहर से निकालेंगे, इनर शेल से तो हम निकालते नहीं है, ठीक है ना, सबसे पहले बाहर वाले शेल से निकालते हैं। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल टू इन्फानाइट is known as ionization energy। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना है कुल मिला के। मतलब इस न्यूक्लियस का कुछ भी अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी फोर्स ऑफ वर्क नहीं करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल टू इन्फिनिट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी को देनी पड़ती है, ठीक है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डेल्टा एच का साइन क्या होगा, जब हमें एनर्जी देनी पड़ती है तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्शन में, तब डेल्टा एच का साइन क्या होता है आपका, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये होता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन, ठीक है। फॉर्मूले की तरफ मत जाना, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर है। इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसी के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार आप चाहो तो इसे नोट कीजिए, ठीक है। यही अगर मैं चलो एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जो एनर्जी की आपकी यूनिट होती है वही होती है सेम, ठीक है ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। या फिर इसको हम किलो जूल पर मोल भी लिखते हैं, या फिर आपका किलो कैलोरी पर मोल भी लिखते हैं, ठीक है, कोई भी यूनिट हो सकती है, बट मोस्ट कॉमन आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ही रहेगी। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर, ठीक है, ये पर एटम होती है, ठीक है। और इसे ही अगर हमें किलो जूल में बदलना है तो भी आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका 96 किलो जूल पर मोल। एक एटम के लिए उतनी है, एक मोल में होते हैं आपके 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, ठीक है। उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 96 किलो जूल पर मोल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है जो भी आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी काम में आ जाती है, ठीक है। इसे नोट कीजिए, फिर हम इसी के बारे में कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, ठीक है ना। यहाँ ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, गैसियस एटम से हम निकालते हैं एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर मान लो आपको सॉलिड दिया हो, जैसे एम सॉलिड दिया हो, ठीक है, तो एम सॉलिड को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एम गैस में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो एनर्जी दी जाती है सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, जो एनर्जी देते हैं उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। आई थिंक आप लोगों को पता होगा क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। तो हमें ये काउंट नहीं करनी है। गैसियस आयन से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, ठीक है ना, तब जो एनर्जी दी जाती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गैसियस आयन से अपने को गैसियस में कन्वर्ट करना है, गैसियस आयन में, तब वो जो एनर्जी देते हैं उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन तो निकलता है नहीं, जैसे आयरन है, ठीक है, Fe+2 स्टेट में भी रहता है और +3 स्टेट में भी रहता है आयरन, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम बोलते हैं आपका सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या मतलब होता है इसका, देखिए, SUCCESSIV सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब
जो आपका गैसियस एटम है, ठीक है, उसमें से सबसे पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं जाता ना, तब तक हम नॉर्मल एक ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, ठीक है, जब तक क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया। लेकिन उसने मान लो बोल दिया कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तो उसका मतलब होता है IE1, ठीक है, मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है IE1, उसे बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब इस M+ से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालें, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं, ये क्या बन जाएगा आपका M2+ में, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसे हम बोलते हैं IE2। क्या बोलते हैं हम? IE2 बोलते हैं, ठीक है, मतलब आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया है। इसे हम बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर मान लो इससे हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालें M2+ से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव होता है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे आपका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? IE3, ठीक है। जनरली 3 तक ही काम में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 और 5 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जो हमारे लिए बहुत टिपिकल होती है, ठीक है। तो हम जनरली IE3 तक ही काउंट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये IE3 है, ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये आपके न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? न्यूट्रल जो आपका आयन है, ठीक है, न्यूट्रल जो आपका गैसियस एटम है, उसके रेस्पेक्ट में है ये IE3 है, और ये IE2 न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। इसी को जो आपका IE2 है, इसे मैं IE1 भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ मैं? IE1 भी बोल सकता हूँ, लेकिन तब मैं IE1 किसके रेस्पेक्ट में बोलूँगा? इस आयन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इस आयन से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो अगर मुझे इस आयन के रेस्पेक्ट में पूछा है तो ये IE1 है, ध्यान रखना, ठीक है। जनरली आपको IE1, IE2, IE3 दिया जाता है तो आपको न्यूट्रल के केस में ही दिया जाता है, ठीक है ना, जनरली। बट क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक दे दिया है IE1 इस आयन के लिए, ठीक है ना, तो इस आयन के लिए, क्योंकि इसमें से अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? IE1 बोलते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट जो आपका एटम हो गया, अब ये हो गया है, अगर इसके रेस्पेक्ट में पूछ लिया है तो इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में ये IE1 होगी, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में क्या होगी? ये IE1 होगी, ठीक है। और ये जो IE3 है, ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में बात की, इसके रेस्पेक्ट में बात की तो IE3 होगी, इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये IE2 हो जाएगी। ये क्या होगी? IE2 बोल सकता हूँ मैं इसको। ये IE2 किसके रेस्पेक्ट में है? इसके रेस्पेक्ट में, इस आयन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ये बना, इसमें से फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो IE2 है। किसके रेस्पेक्ट में है ये IE1 है रेस्पेक्ट में आपके M+ जो गैस है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, और ये IE2 है M+ गैस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब IE3 को मैं IE1 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन अब इस बार ये IE1 किसके रेस्पेक्ट में होगी? आप मुझे सोच के बताइए। ये होगी M2+ के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? M2+ के रेस्पेक्ट में, क्योंकि M2+ से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो IE1 किसके रेस्पेक्ट में है? इसके रेस्पेक्ट में, M2+ के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये एडवांस लेवल का है, ठीक है ना, तो कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मोस्टली तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मान लो कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। जनरली आपको IE1, IE2 और I3 दिया जाता है, न्यूट्रल के केस में दिया जाता है, ठीक है। बट मान लो कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो अगर M+ के लिए पूछा है तो उसके लिए ये IE1 की तरह वर्क करता है, ठीक है। और ये वाला M3+ आपके अगर M+ के रेस्पेक्ट में है तो ये IE2 की तरह वर्क करेगा, और M2+ के रेस्पेक्ट में तो ये IE1 की तरह वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, ठीक है ना, ये भी आपका गैसियस एटम है, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसके लिए आपके IE1 की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये तो हो गई IE1, IE2, I3, ठीक है ना। अगर ये समझ में भी नहीं आया, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उसको, ठीक है ना, वो थोड़ा अलग ही लेवल का है, ठीक है ना, पर फिर भी मैंने आपको कवर करवा दिया। जनरली आपको IE1, IE2 और I3 देगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए जैसे हम न्यूट्रल से यहाँ जाते हैं, अगर मैं आपको पूछूं IE1, IE2 और I3, इनमें ऑर्डर क्या होगा? सबसे बड़ा कौन सी होगी और सबसे छोटी कौन सी होगी? तो आप देखिए
ये न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये आपका बन गया कैटायन। क्या बन गया? कैटायन। कैटायन बनते ही होता क्या है, मैंने आपको बताया था, कैटायन बनते हैं जैसे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और इसी वजह से आपकी साइज भी छोटी होती है कैटायन की, ठीक है। अब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो क्या हो गया? और बढ़ गया है। और बढ़ गया है, इसका मतलब अगर हमें उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना है तो एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब IE2 की वैल्यू IE1 से क्या होगी? ज़्यादा होगी। एक और नीचे आप चलिए, यहाँ और हम चलते हैं M+ से M2+ में। जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, जेड इफेक्टिव और बढ़ गया। तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी भी और ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब IE3 और ज़्यादा होगी, IE2 से भी ज़्यादा होगी, IE1 से भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ जो ऑर्डर होता है वो होता है आपके सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, IE3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद IE2 की वैल्यू होती है, और उसके बाद IE1 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसे नोट कीजिए आप। फिर हम पढ़ते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी है जो है आपकी, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर अफेक्ट करती है, मतलब किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं आपके कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट आएगा आपका साइज ऑफ एटम, ठीक है, साइज ऑफ एटम, या फिर आपका आयन, ठीक है। जैसे जैसे आपकी साइज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी साइज बढ़ती जाएगी एटम की, जेड इफेक्टिव क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा मतलब आपका अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है। तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो गया? कम हो गया। फॉर्मूला था, मैंने आपको लिखाया था, F=K Q1Q2/R²। जैसे जैसे साइज बढ़ती जा रही है मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है ना, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे जैसे आपकी साइज इंक्रीज होती जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक तो ये स्मॉल साइज है, ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब सेम आपका न्यूक्लियस और अब साइज हो गई इतनी बड़ी, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब आप ही बताइए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ पे या यहाँ पे? ऑफ कोर्स यहाँ पे होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ से पहले अट्रैक्शन फोर्स कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वही आपकी जितनी ज़्यादा साइज बड़ी होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है। हम यहाँ चाहो तो लिख भी सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी जो इफेक्ट करती है, ठीक है ना, as soon as the size of an atom is increases, the Z effective decreases and removal of electron is easy
so the IE will be less, ठीक है। As soon as the size of an atom is increase, जैसे जैसे एटम की साइज इंक्रीज होती है तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज, जेड इफेक्टिव क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। सो द आयनेशन एनर्जी विल बी लेस, ठीक है। एक तो ये फैक्टर है, ठीक है। सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो होते हैं आपका जेड इफेक्टिव, जो हमने यहाँ देखा, ठीक है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड फैक्टर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा ही देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं IE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ठीक है ना। जितना जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा उतना ही आपकी आयोनेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकंड फैक्टर। थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं आपका, दैट इज पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि एस सबशेल सबसे पास में होता है न्यूक्लियस के, उसके बाद P और उसके बाद D और उसके बाद F, ठीक है। मतलब S ऑर्बिटल्स जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास में है, मतलब उसके ऊपर जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का पेनिट्रेशन, मतलब S इलेक्ट्रॉन, S जो ऑर्बिटल है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है। तो न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन S ऑर्बिटल पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा, मतलब उस S ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आपको S से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। वहीं अगर हम P की बात करें या D की बात करें या F की बात करें, ठीक है, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं F में आप देखोगे F जो होता है, F सबसेल आपका न्यूक्लियस से दूर होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए आपको उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। अगर हम देखें आपका पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर का अगर ऑर्डर देखें तो S इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, S इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होते हैं, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस को सबसे ज़्यादा चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं, ठीक है ना, स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं। उसके बाद आता है आपका P और P इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद आता है आपका D इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद क्या आता है आपका, इसी से आगे लिखना आप F इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आपको S सबशेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब S इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको I जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आपके लिए आयनेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, S इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका P इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपका D इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आपका लास्ट में F इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अगर आपका इलेक्ट्रॉन S सबशेल में है, ठीक है, और अगर P में है तो आपको उससे कम, फिर D में उससे कम, और F में सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये तीन फैक्टर है इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। एक और फैक्टर है, इनको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ओके, देखिए फोर्थ फैक्टर हम देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ फैक्टर क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी आपका आई डिपेंड करता है, ठीक है। हमें पता है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं या जो आपके एटम्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होता है, वो नॉर्मली क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड से निकालना है तो आपको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। हमें पता है कि फुल्ली फील्ड जो होते हैं आपके, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर,
अगर हम बात करें तो पार्शियली फील्ड जो होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। उसके बाद होते हैं आपके हाफ फील्ड, ठीक है, और लास्ट में आते हैं आपके फुल्ली फील्ड। ये है आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है फुल्ली फील्ड से तो आपको एनर्जी भी ज़्यादा ही देनी पड़ेगी। हाफ फील्ड मतलब जैसे अगर हम हाफ फील्ड की बात करें, पी में बात करें तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम हर ऑर्बिटल में, ठीक है। सब में 6 ही, आपके 3 ही जो आपके ऑर्बिटल हैं उनमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आ गया हर एक ऑर्बिटल में, तो वो आपका हाफ फील्ड, ठीक है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर इसमें 5 आ जाए तो ये आपका हाफ फील्ड। एफ में आपके 14 आ सकते हैं, अगर इसमें 7 आ गए तो ये हुआ आपका हाफ फील्ड, ठीक है। वहीं फुल्ली फील्ड क्या होंगे, फुल्ली फील्ड में आपका P3 की जगह P6 हो जाएगा, D10 कंप्लीट फील्ड हो जाएगा और F14 कंप्लीट फील्ड हो जाएगा। तो अगर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एटम का, ठीक है, आगे हम इसको यूज़ भी करेंगे, ठीक है ना, तब आपको और क्लियर होगा कि जैसे जैसे आपका हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब उसके लिए आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो, the stability of half filled and fully filled orbitals have more, so we have to give more ionization energy to remove an electron from them, ठीक है। उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये आपके टोटल 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर आपकी आई डिपेंड करती है, ठीक है। इनको आप नोट कीजिए, फिर हम एक एक करके इनका यूज केस देखते हैं, ठीक है ना। साइज का, जेड इफेक्टिव का क्या रोल आता है, ठीक है ना। पीरियोडिसिटी जो होती है हम देखते हैं ना, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, जैसे हमने देखा था एटॉमिक रेडियस के लिए कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपकी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम करने पर आपकी साइज इंक्रीज होती है। वैसा ही आपका वेरिएशन हम देखेंगे किसके लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। देखिए अब हम पढ़ते हैं आपका वेरिएशन, ठीक है। या फिर हम देखते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है ना। पीरियोडिसिटी मतलब वही आपका किसी भी पीरियड में और ग्रुप में आपका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। देखिए पहले हम देखते हैं सबसे पहले पीरियड्स के लिए, ठीक है। हमें पता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर पीरियड में, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं पीरियड में क्या होता है, साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। आपका जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। और अभी हमने देखा था लास्ट में कि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर हम कह सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा आपकी आई भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आई की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आई की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। ये नॉर्मल ट्रेंड है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूँ, फर्स्ट पीरियड में आपके हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं, ठीक है। हीलियम आप देखोगे तो नोबल गैस है, ठीक है। नोबल गैस से आपको ये एक स्टेबल फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है।
2s2 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड तो है ही सी। इसके अलावा ये आपका नोबल गैस भी, इसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। किसी भी पीरियड में आपको अगर नोबल गैस दे दी जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अगर हम निकालें तो हाइड्रोजन की कम होगी और हीलियम की ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकेंड पीरियड में हम चलते हैं। आपका ये तो था आपका P1, ठीक है, फर्स्ट पीरियड। अगर हम सेकेंड पीरियड की तरफ मूव करें तो इसमें आएगा आपका लिथियम से स्टार्ट होगा, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन भी आप ले लो आप, ठीक है। नियोन की मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरों के लिए। आई क्या होगी, इंक्रीज होगी लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर। मतलब लिथियम की बेरिलियम की लिथियम से ज़्यादा होगी, बोरोन की बेरिलियम से और कार्बन की आपके बोरोन से, ठीक है ना। ये ऑर्डर चलता रहेगा। यहाँ एक और वेरिएशन आ जाता है, देखिए अगर हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या होगा आपका 1s2 2s1, ठीक है। ये होगा आपका 1s2 2s2, ठीक है। बोरोन का होगा आपका 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पे लोचा है, ये है आपका फुल्ली फिल्ड 2s2, एस के दोनों कंप्लीट फिल हो चुके हैं। ये है आपका पार्शियली फिल्ड P1 में, P में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन आएगा, जहाँ पे बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पे किसकी ज़्यादा होती है, आपके बेरिलियम की, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आपका एक्सेप्शन आएगा, क्लियर है। आगे बढ़ो। कार्बन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 पार्शियली फिल्ड, क्लियर है। ऑक्सीजन का आप देखोगे तो 1s2 2s2 2p4। अब ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, बट नाइट्रोजन का क्या है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती है किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। यहाँ पे आपका दूसरा एक्सेप्शन आएगा, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना। और उसके बाद आपका ये 2p5 होगा नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और नियोन की तो मैक्सिमम होती ही है, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर लिखें तो हम ऑर्डर में क्या लिख सकते हैं, नियोन की तो सबसे मैक्सिमम होगी, ठीक है। लिथियम की सबसे कम होगी, ठीक है। उसके बाद होनी चाहिए बेरिलियम की मैक्सिमम, लेकिन बोरोन की कम हो जाती है और बेरिलियम की क्या हो जाती है, इससे भी ज़्यादा, बोरोन से भी ज़्यादा। क्यों, क्योंकि बेरिलियम का फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड आपका कार्बन, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ कंपैरिजन होता है। नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है जबकि ऑक्सीजन का क्या है, पार्शियली फील्ड है, तो ऑक्सीजन की कम हो जाती है। कार्बन के बाद ऑक्सीजन, फिर आता है आपका नाइट्रोजन, उसके बाद आपका नॉर्मल ट्रेंड फ्लोरीन, और लास्ट में आपके सबसे मैक्सिमम किसकी होती है, नियोन की, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। वहीं हम बात करें P3 के लिए, हम बात करें, चलो थर्ड पीरियड के लिए हम बात करें, ठीक है। थर्ड पीरियड में क्या होगा आपके पास, वही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। करें, देखिए आप चाहो तो पॉज करके कर भी सकते हो, इसकी सेम टू सेम ऐसा का ऐसे ही आएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। ये होता है 3s2, ये होता है 3s2 3p1। अब यहाँ पे ये फुल्ली फिल्ड आ गया, यहाँ पे ये पार्शियली फिल्ड है, तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मैग्नीशियम का ज़्यादा आई हो जाएगा और एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसा आपके फर्स्ट में हुआ था, ठीक है। सेम टू सेम वही वेरिएशन है। और नेक्स्ट वेरिएशन आएगा आपका फास्फोरस और सल्फर में, क्योंकि ये आपका 3p2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3p3, ठीक है, और ये होगा 3p4, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके फास्फोरस सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए, बट क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए, बट इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फास्फोरस की आई किसकी ज़्यादा हो जाती है, किससे, सल्फर से, ठीक है। बाद में आपका नॉर्मल ट्रेंड, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा आपका
Na की सबसे कम, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका मैग्नीशियम, ठीक है। देन सिलिकॉन, देन आपका आएगा सल्फर, देन फास्फोरस, देन क्लोरीन, और आर्गन की हो जाएगी आपके सबसे मैक्सिमम, ठीक है। तो ये ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, किसी भी पीरियड में आपके आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं ग्रुप्स में कि ग्रुप्स में क्या ऑर्डर रहेगा। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके ग्रुप्स में क्या ऑर्डर रहता है। ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर रहेगा। हमें पता है ग्रुप्स में हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अगर हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होती है, क्लियर है, साइज इंक्रीज होती है। अभी लास्ट में पेज पलट के आप देखो भी कि आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, मिला, बिल्कुल सही। अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो आपका ट्रेंड था पीरियड में उसका जस्ट अपोजिट ट्रेंड क्या रहेगा आपका ग्रुप में, ठीक है। ये हर एक प्रॉपर्टी के लिए होता है, ठीक है ना। आपने एटॉमिक रेडियस में भी देखा होगा, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज बढ़ती है, जबकि टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है। तो जो आपका लेफ्ट टू राइट में वेरिएशन है ना, उसका अपोजिट वेरिएशन होता है आपका टॉप टू बॉटम में, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी आपकी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। आगे हम एक दो प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे इसकी, ठीक है ना, तो उनमें भी यही ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर इंक्रीज हो रही है कोई प्रॉपर्टी तो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब हम बात करें आपके फर्स्ट ग्रुप के लिए, अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये ग्रुप 1, ठीक है। इनके लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा ऑर्डर, ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होगी, साइज भी इंक्रीज हो रही है, साइज तो इंक्रीज हो रही है, और अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्लियर है। तो सबसे कम किसकी होगी, सीजियम की, सबसे ज़्यादा लिथियम की, लिथियम की सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपकी सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, एंड देन आपका सीजियम, ठीक है। इसमें कोई एक्सेप्शन वाला रोल नहीं है, ठीक है ना, सेम रहेगा, ठीक है। और देखिए आप देखना चाहो सेकंड ग्रुप देख लेते हैं हम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, वही सेम ऑर्डर को फॉलो करेगा। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आपकी बेरिलियम की, ठीक है। उसके बाद आपकी मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन आपका स्ट्रोंशियम, और देन आपका बेरियम, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं आपको पूछूं कि आपको अगर पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, तो क्या आप मुझे बता सकते हो किसकी होगी। और या मैं आपको पूछूं मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, सोच सकते हो आराम से, ठीक है ना, बहुत टाइम है आपके पास सोचने को। सोचा, देखिए मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, पहली बात तो हमेशा मैंने आपको बताया कि नोबल गैस के लिए होगी, ठीक है। मतलब जो आपका 18th ग्रुप है उसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब उसमें भी अपने को एलिमेंट देखना है, ठीक है। हमें पता है टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगी। तो सबसे ऊपर कौन है आपका, हीलियम, उसकी क्या होगी सबसे मैक्सिमम, ठीक है। तो हीलियम जो है आपका, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका एक तो साइज भी कम होता है, छोटा होता है, उसके अलावा फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फील्ड है 1s2, ठीक है, वो भी एक फैक्टर है, ठीक है। मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर मैंने आपको बताया था आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब जो लेफ्ट में होगा उसकी क्या होगी, सबसे कम होगी। लेफ्ट में होता है आपका ये फर्स्ट ग्रुप, ये आपका सबसे लेफ्ट में, मतलब इसकी क्या है, सबसे कम है, ठीक है। अब इसकी सबसे कम है, अब इस ग्रुप में सबसे कम किसकी है, अभी मैंने आपको बताया सीजियम की सबसे कम है, बिल्कुल सही।
तो आपके सीजियम की जो होती है मिनिमम होती है आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। मतलब सीजियम में आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, इसका मतलब यही होता है मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी का। और आपको पता भी होगा कि सीजियम जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है ना, उसमें जो फोटो सेल काम में लेते हैं, ठीक है ना, उसमें सीजियम मेटल को काम में लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपकी एनर्जी हल्की सी मिले और उसमें से आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ठीक है। तो इसलिए भी ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप एक बार नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस के, ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो I1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो IE2 और थर्ड निकालना है तो आपको IE3, ठीक है। IE3 की वैल्यू क्या होगी, सबसे मैक्सिमम, फिर IE2 एंड देन IE1। ओके, इसके बाद हमने देखा कि आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। साइज का वेरिएशन हमने देखा, जेड इफेक्टिव का रोल देखा, पेनिट्रेशन का देखा और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का देखा, ठीक है। उसके बाद हमने बात की आपके पीरियोडिसिटी में कि कैसे एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आई का क्या वेरिएशन होता है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्या वेरिएशन होता है। फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड में वेरिएशन आता है, वो भी मैंने आपको बताया था एक पीरियड में, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आज पढ़ाया हुआ है उसको आपको सोल्व करना है, मतलब पढ़ना है अच्छे से, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ वो आप अच्छे तरीके से कर सको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।